हाय हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था तो आप लोग मौज मस्ती कर रहे थे ना। अब बंद करिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश इलेक्टिव का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये इंग्लिश इलेक्टिव जो रखे हैं उन्हीं के लिए है। इंग्लिश इलेक्टिव बहुत कम ही लोग रखते हैं। जैक काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2025-26 के लिए, सेशन तो 2025-26 के लिए। ठीक है, निर्देश और जो आपका जो सिलेबस है वो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि 12वीं क्लास में आपके लिए फुल मार्क 80 रहेगा। 20 नंबर आप 20 मार्क्स आपको स्कूल से प्रैक्टिकल मिलेगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 से लेकर के 30 तक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 31 से 38 तक आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा जिसमें 6 का आंसर देना है। और 39 से आपका 46 तक क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होंगे, जिसमें सबको 6 का आंसर देना है। 7 होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन में से 6 का आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 47 से 50 तक का आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स वाला। कोई 3 का आंसर देना है आपको। ये आपका इंग्लिश इलेक्टिव का सिलेबस इस तरह होने वाला है। हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहले तो आपको यहाँ से मल्टीपल टाइप चॉइस जो क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस द क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन numbers 1 to 30 are multiple choice type. Each question has 4 options. Select the correct option and write it in the answer book. Each question carries 1 mark. प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक सही है, उसको चुन के आपको अपना बुक में, आंसर बुक में लिखना है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है। पहले बताया गया कि रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुल्ली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बेस्ड ऑन द पोएम। ये पोएम दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको 1 से 4 तक का आंसर देना है। देखिए क्या लिखा है कि हु वुड्स देयर आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज, थॉट ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच दिस वुड्स फिल अप विथ स्नो। The woods are lonely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये आपका कविता दिया गया है, इंग्लिश इलेक्टिव का जो कविता है उसमें वही से, और आपको इसको पढ़ के आंसर देना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीम स्कीम What is the rhyme scheme of the first stanza of this poem? इस कविता का जो पहला स्टेंजा है उसमें रीम सेम ये क्या है? तो रीम सेम ये क्या है दोस्तों? ये आपका है अब्बा। अब्बा है। कहानी को, कविता को पढ़े हैं तो समझ में आप लोग को आसानी से आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हु वुड्स डज द स्पीकर थिंक इज इन इज, एक मिनट, हाँ ठीक, हु वुड्स डज द स्पीकर थिंक ही इज नियर। आपका हो जाएगा समवन हु लिव्स इन द विलेज। कुछ जो विलेज में रहते हैं उन्हीं के बारे में कहा गया कि स्पीकर जो बोल रहे हैं वक्ता, इनके बारे में। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है आप लोग का, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द वुड्स। वुड्स को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, कोल्ड तो नहीं था, डेंजरस नहीं था, ब्राइट चीयरफुल नहीं था, लवली एंड डार्क एंड डीप, लवली डार्क एंड डीप आंसर हो जाएगा। व्हाट माइट द फ्रास एंड माइल्स गो बिफोर आई स्लीप सिम्बोलाइज। माइल्स गो बिफोर आई स्लीप ये किसका सिम्बोलाइज है? ठीक है, यही पूछा गया आपका प्रश्न में। ये आपका हो जाएगा लाइफ जर्नी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइफ जिंदगी का जर्नी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों की तरफ इशारा कर रहा है, प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इच स्पीच।
चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट फॉर द गिवन डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन नंबर 5 to 8। ये जो है ना डायरेक्ट स्पीच है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुकेश सेड हनी टेस्ट स्वीट। मुकेश ने कहा कि हनी का स्वाद मीठा है। ये क्या हो जाएगा? मुकेश सेड दैट हनी टेस्ट स्वीट। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच अगर आप पढ़े हैं तो देखिए कैसे डैट कैसे किया जाता है, अलग से व्याकरण का एक पार्ट है। पहले अलग से वीडियो में ले आऊँगा, बोलेंगे तो कमेंट करिए, अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो ले आऊँगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डैट लगा करके इनडायरेक्ट क्या होता है कि घुमा फिरा के बोलना, डायरेक्ट होता है कि सीधे सीधे बोल देना। देखिए यहाँ पर सीधा मुकेश ने कह दिया, मुकेश ने कहा हनी टेस्टेड स्वीट। मुकेश ने कहा कि हनी स्वीट है, जबकि इसी को लिखा गया मुकेश सेड डैट हनी टेस्ट स्वीट। ये आंसर हो जाएगा। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए था, लिखना चाहिए था मुकेश सेड। ठीक है, ये भी सही है, सेड बाय द मुकेश, इस तरह आपको लिखना है। हाँ, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपका व्याकरण का जो पार्ट है उसमें दिया गया है। डायरेक्ट मतलब होता है सीधे सीधे बोल देना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब उसको घुमा फिरा के बोलना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संगीता सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द लगेज। संगीता ने उससे कहा कि मुझे लगेज उठाने में मदद करिए प्लीज। तो इसका क्या हो जाएगा? संगीता रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर टू लिफ्ट द लगेज। इसको घुमा फिरा के बोल दिए। ठीक है, एज इट इज, जैसे कहा वैसे ही बोलना, एक होता है अपने हिसाब से बोलना वो। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर सेड टू मी विल यू कम हेयर टुमेरो। शेखर ने कहा कि क्या आप कल हम यहाँ आएंगे। तो इसका आंसर, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। कैसे हो जाएगा दोस्तों? शेखर आस्क्ड मी इफ आई विल गो देयर नेक्स्ट डे। इफ आई विल गो देयर नेक्स्ट डे। तो डियर, आप लोग सोच रहे होंगे कि बी आंसर कैसे हो जाएगा। देखिए, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसका भाव समझिए। क्या बोल रहा है? शेखर सेड टू मी विल यू कम हेयर टुमेरो। शेखर ने मुझसे कहा कि क्या तुम कल यहाँ आओगे। तो वो शेखर कल यहाँ जहाँ कहीं भी लोग बात कर रहे हैं वो फिर से वहाँ आएगा, तो अकेले थोड़ा आएगा, शेखर भी आएगा तब ना। तो वही लिखा गया कि शेखर आस्क्ड मी इफ आई विल गो देयर द नेक्स्ट डे। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है ए। द कमांडर सेड टू द सोल्जर मार्च फॉरवर्ड। कमांडर ने सोल्जर से कहा कि मार्च फॉरवर्ड, सीधे मार्च करो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा द कमांडर कमांडेड द सोल्जर टू मार्च द फॉरवर्ड। तो मार्च फॉरवर्ड, ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच। अगला फाइंड द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका अल्टरनेटिव खोजना है आपको। ठीक है, आई यू एंड ही आर अपलाउंडेड बाय द प्रिंसिपल। अपलाउंडेड बाय द प्रिंसिपल, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यू ही एंड आई। ठीक है, यू ही एंड आई अल्टरनेटिव, यू ही एंड आई, क्योंकि पहले आप, वह और मैं। ठीक है, ये होगा सही से। अगला है विच टेंस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रिपोर्ट राइटिंग। कौन सा टेंस में जो कॉमनली यूज किया जाता है रिपोर्ट राइटिंग में, कौन सा टेंस को? ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए टेंस का भेद है, प्रकार है। ठीक है, टेंस के 3, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, उनका भी अलग अलग होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे सब में होता है, फ्यूचर, पास्ट सब में। तो ये कौन सा है टेंस है जिसको रिपोर्ट राइटिंग में ज़्यादातर यूज किया जाता है, कॉमनली यूज किया जाता है? दोस्तों वो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर द टाइटल इन द रिपोर्ट। टाइटल इन द रिपोर्ट के जस्ट बाद कौन सा आता है इमीडिएटली रूप से? तो जस्ट बाद क्या आता है? नेम एंड रिपोर्टर्स, नेम और रिपोर्टर, टाइटल के बाद। हाउ शुड एन इजी ऐसे बी ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे निबंध को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है?
ये आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसका बॉडी लिखेंगे, जो बॉडी में जो लिखना है आपको, और लास्ट में उसका कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, देखिए सारा आप जो इंग्लिश में हमको पता है कि जैक वाले ज़्यादातर इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, इंग्लिश में आपको नहीं आता समझ में, तो डेली इंग्लिश स्पोकन क्लासेस मेरे यहाँ कराया जाएगा। आप इससे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके लिए मैं वो वीडियो अलग से इंग्लिश स्पोकन वाला, इंग्लिश ग्रामर वाला, ये सब मैं आपके लिए यहाँ करा दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर। व्हाट इज़ द कॉमन मिस्टेक इन एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में कॉमन मिस्टेक क्या होता है लोगों से, मतलब कॉमन जो हर जगह लगभग में देखा जाता है, तो रिपीटिंग नेम आइडियाज, नेम का आइडिया को या विचार को दोबारा लिखना, ये कॉमन मिस्टेक होता है। हु आस्क प्रकृति फॉर वाटर ट्रिगरिंग हर अवेकिंग इन टैगोर्स चंडालिका। टैगोर्स चंडालिका में किसने प्रकृति से पूछा कि वाटर ट्रिगरिंग के लिए। ठीक है, ये है आपका, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये आनंदा एंड बर्डसिस्ट मोंक, इसने पूछा था। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। द ओरिजिनल लीजेंड वन विच चंडालिका इज बेस्ड बिलोंग्स टू विच रिलीजियस ट्रेडिशन। ये जो चंडालिका है किस ट्रेडिशन से, किस रिलीजियस से बिलोंग्स करता है, संबंध रखता है। ठीक है, तो आपका 15 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ये बुद्धिस्ट जटाका टेल से संबंध रखता है। What them does the act of offering water to Ananda symbolize in the play कंडालिका। देखिए चंडालिका कंडालिका दोनों अलग अलग हैं, क्या क्या लिखा है, चंडालिका कंडालिका, बताइए चंडालिका होगा। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्योरिटी, स्पिरिचुअल एंड इक्वालिटी। इस पर जोर देता है लोग, प्योरिटी, स्पिरिचुअल एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट है 17। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम कुंबला खान। कुंबला खान का जो कविता है, इसके कवि कौन है। कुंबला खान का कवि है एस.टी. कोलेरिज। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the significance of the damsel with a dulcimer in कुंबला खान। इसका आंसर हो जाएगा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोइटिक इंस्पिरेशन। ठीक है, व्हाट इज जीबी शो क्रिटिक्यू ऑफ वोटिंग एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग फ्रीडम। दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी बोथ कैन डिसीव पीपुल इनटू बिलीविंग दे आर फ्री। ठीक है, कहानी को पढ़िए, कहानी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ में दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा सा कहानी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका साव ए आर्गूमेंट फॉर फ्रीडम एलिंग्स मोस्ट क्लोजली विथ विच पॉलिटिकल फिलोसॉफी। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सोशियोलिज्म। ठीक, नेक्स्ट है किस नंबर 21। वाई डज अमर्त्य सेन मेंशन वुमेन लाइक गार्गी एंड मैत्री इन दिस एसे आर्गुमेंटिव इंडिया। ये दोस्तों आपका हो जाएगा टू डेमोन्स्ट्रेट एंड वुमेन एक्टिविटी पार्टिसिपेटेड इन इंडिया आर्गुमेंटिव ट्रेडिशन। आपका नेक्स्ट 22। विच मॉडर्न फिगर डज अमर्त्य सेन कंपेयर विथ अर्जुना इन इलुस्ट्रेट मोरल कॉन्फ्लिक्ट। ये आपका J.R. Oppenheimer। What has been addressed as envious in the poem one time कविता। पढ़ें आप लोग, इसका दोस्तों हो जाएगा ये आपका टाइम, समय।
हाउ ओल्ड वाज एवलिन, एवलिन कितने उम्र का था, हाउ ओल्ड आर एवलिन, 90 ईयर का था, ठीक है, 19 साल का। अब कहानी कविता अगर पढ़े हैं तो सारा चीज़ समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है। तो अगर आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो मैं कमेंट में बताइए। अगर आप लोग का ज़्यादा सपोर्ट रहा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए पूरा कविता कहानी जो भी है इसका पूरा पढ़ा के एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, D.H. लॉरेंस कंसाइडर्स एज बेटर देन एनी अदर प्रोफेशन। ये आपका दोस्तों हो जाएगा नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट क्या होता है, ठीक है, उपन्यासकार। हु इज़ द स्टोरी टेलर ऑफ द स्टोरी ए टाइगर ऑफ मलगुडी, मलगुडी टाइगर, इसका स्टोरी का टेलर जो है कौन है, राजा, कौन हो जाएगा, राजा। वाट सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम वाइल्ड स्वान्स एट कुल्ली, कुल्ली, ठीक है। ये किस सीजन के बारे में बात की गई है, ये दोस्तों ऑटोमन सीजन के बारे में बात किया गया, वसंत ऋतु के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट 28, वाट डू द स्वान्स सिम्बलाइज इन द पोएम वाइल्ड स्वान्स एट कुल्ली, वाइल्ड स्वान्स एट कुल्ली, ये जगह आपको इंटरनल यूथ एंड ब्यूटी। 29, हाउ डू पीपुल टाइपिकली रिएक्ट टू वायलेंस ट्रेजिड इन द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन, ये आपको हो जाएगा दोस्तों, दे आर इंडिफरेंट एंड कंटिन्यू देयर रूटीन्स। कहानी के लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा मेरा, अगर यूट्यूब में आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं आपके लिए अलग से कहानी भी बना दूंगा। कहानी कविता जो है आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर लाइव में आपको बोर्ड में आकर के पढ़ाऊँगा जब तक मेरा 50 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। 30 हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द जॉन मिल्टन हाउ हैज़ शेक्सपियर अचीव्ड इमोरलिटी, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, थ्रू हिज लिटरेसी वर्क्स, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।